अदम एतमाद की तहरीक कब से आई है और जब से आई है तब से तज़हीक के नए लेवल्स क्रॉस हो रहे हैं। आज एक और लेवल क्रॉस किया, डिसेंसी का, ज़बान दराजी का और फिर ज़ाहिर तज़हीक का। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए। ये क्यों कह दिया कि वो 10 लाख के मजमे से गुजर के जाना है और वापस आना है, तो इतने कमज़ोर दिल थे तो फिर ये काम ही नहीं करना था। ये कमज़ोर दिल लोगों का तो ये काम ही नहीं है, सियासत नहीं है कमज़ोर दिल लोगों का काम। तो इंशाल्लाह ताला इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। फोर्स भी वहाँ से मंगवाई गई है कि जी हम यहाँ पे खच्चर जमा करेंगे और उन खच्चरों की हिफाजत के लिए भी हम लोग लेके आएंगे। ये जो खच्चरों और गधों की खरीदो फरोख्त हो रही है, हम इंशाल्लाह ताला इसका तदारुक भी करेंगे, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। आखिरी इनकी सियासत के दिन है। मदरसे के बच्चों के ऊपर लॉन्ग मार्च नहीं होता। अब समझ से बालातर है कि ये जो गुफ्तगू की जा रही है ये क्या अपने सिटिंग MNAs के हवाले से की जा रही है। खच्चर और गधे कहा जा रहा है इंसानों को, अब जानवरों से तशबीह देना और जानवरों को न्यूट्रल कहना, ये तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का कमाल है। खान साहब आज बड़े गर्जे बरसे एक बार फिर। ऑफ कोर्स ज़ाब्ता इखलाक, इलेक्शन कमीशन का उनको क्या परवाह, उसकी कानून और आइन से बालातर है। सुनिए जी खान साहब ने क्या फरमाया। हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। 3 चूहे फिर से इकट्ठे हो गए हैं। 3 चूहों की कहानी हम बार बार सुन रहे हैं और 3 चूहों की कहानी के जो 3 इत्तेहादी हैं, ये जो 3 इत्तेहादियों ने उनको साथ देना है। एक GDA तो ऑलरेडी अलहदा हो गई है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और काफ लीग अब तक मुशावरत में मसरूफ़ है। कल रात कबल एक इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बहुत सारी बातें की, कुछ आज उनसे मिलती जुलती बातें बिल्कुल जो नहीं थी आज उन्होंने वो की। और इसको यू टर्न कहिए, समरसॉल्ट कहिए, एक्रोबैट कहिए, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जाहिर है रोज़ रोज़ सियासत भी तब्दील हो रही है, इत्तेहादियों के दिल भी तब्दील हो रहे हैं। और इत्तेहादियों का दिल जो है वो कहीं एक जगह जमा होता भी है या नहीं, इसी पर मज़ीद बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से फैसल सब्ज़वारी साहब। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आई नो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है जी। नेशनल सेटअप की बात कर रहे थे और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस कर रहे थे। इस जो सेटअप है, ये कौमी सेटअप जो होता है, ये कौमी तरीके से इसी हवाले से हो सकता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इत्तेहादी रहे या कम अज़ कम हुकूमत के साथ रहे। अब मामला कुछ ये है फैसल सब्ज़वारी साहब कि पिछली इलेक्शन से पहले जो एक मंत्रा बेचा जा रहा था, जो एक मंजन बेचा जा रहा था, वो ये था कि जी ये तमाम हुक्मरान जो पिछले 30 सालों से हुकूमत कर रहे हैं वो करप्ट हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो लुटेरे हैं, उनसे पैसे वापस लाने हैं और 200 अरब उसके मुंह पे मारने हैं, 200 अरब उसके मुंह पे मारने। तमाम तर बातें वाज़ेह हैं। आज हम सुन रहे हैं कि वो तमाम गंदे बच्चे जिनको क्लास से निकाल दिया गया था, आज उनको वापस बुलाया जा रहा है इस नेशनल सेटअप के नीचे, इस छतरी तले। तो आप कम गंदे बच्चे थे तो आप तो इत्तेहादी रहे, अब वो जो बहुत गंदे बच्चे थे और वो बहुत करप्ट थे, उनका क्या होगा और वो फिर वापस आके ये बनाएंगे। तो ये मतलब किसको अच्छा समझ रहे हैं, किसको बुरा समझ रहे हैं। करप्शन का मंजन खत्म हो गया है, अब हमने कोई और मंजन खरीदना है, अब एड़ी चोटी का जोर लगाना है तमाम जमातों ने ताकि ये मुल्क चल सके। क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट तो तभी बनती है जब नेशनल क्राइसिस आ जाए। सर, मुल्क तो चल नहीं रहा, अब इस पे एड़ी चोटी का जोर लगाना है। आप हुकूमत के साथ ये जोर लगाना चाहते हैं या अपोजिशन जमातों के साथ? जी बहुत शुक्रिया सलाम। काफ़ी सारी बातें आपने की हैं, मैं चाहूँगा कि उसके जवाब दूँ। कि देखिए, पहली बात तो ये जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कही है, शहबाज शरीफ साहब ने इससे कबल मेरे ख्याल में शायद गुज़िश्ता बरस कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बात की थी कि एक चार्टर ऑफ इकानमी की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि किसी भी नेशनल गवर्नमेंट जिसमें की तजवीज़ में जिसमें एक मेजर पार्टी ना शामिल हो, उससे क्या ये बेहतर नहीं है। मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब की जो ज़ाती राय है उनकी पार्टी इसको कितना आगे लेकर जाती है, लेकिन जो उन्होंने पहले बात की थी, जो चार्टर ऑफ इकानमी की, वो बहुत अहम है। वजह उसकी ये है जो आपने फरमाया कि नेशनल क्राइसिस तो है, पॉलिटिकल इकानमी का क्राइसिस है, इकानमी का क्राइसिस है, गवर्नेंस का क्राइसिस है।
उसके बहुत सारी वजूहात हैं। जो माजी में चलता चला आ रहा है, जो 3.5 बरस में हुआ, ये सारी की सारी चीजों ने अक्यूमुलेट हुई है हमारा मसला। और किस्सा मुख्तसर के आम आदमी इंतहा से ज्यादा परेशानी में है। उसके लिए महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, उसके खत गुर्बत से नीचे लोग जा रहे हैं। जहां वफाकी हुकूमत बहुत सारी जगहों पे जवाबदेह है, वहां जिस जिस सूबे में जिस पार्टी की भी सूबाई हुकूमत है वो भी जवाबदेह है, आटे से लेकर शक्कर से लेकर दूध से लेकर अंडे से लेकर हर चीज के ऊपर। अब क्या करें, करना क्या है? एक तरफ खान साहब ने जनाब पब्लिक प्रेशर में आके 10 रुपए पर लीटर कहा कि मैं पेट्रोल कम कर दूंगा और अगले बजट तक फ्रीज कर दूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो संजीदा सियासतदान हैं, जो थोड़ी बहुत मईशत की सुध-बुध रखते हैं, उन्हें इल्म है कि शायद ये मकबूल आम बात तो हो, लेकिन ये मईशत के लिए इन द लॉन्गर रन नुकसानदेह है। फिर क्या करें? IMF के हम प्रोग्राम में हैं, सही है गलत है एक अलग बहस है, आज हम हैं उस प्रोग्राम में। आज हमारी जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, उसके हिसाब से रुपये की डॉलर की पैरिटी कितनी है, उसके हिसाब से जो हम तेल लेते हैं, जो हम खुरनी तेल लेते हैं, जो हम दालें लेते हैं और बहुत सारी चीजें लेते हैं, ये मसला हल नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान साहब हो, वजीर आजम कोई और आ जाए, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए, वो 1.5 साल रहे हैं, वो 4 महीने रहे हैं, नई हुकूमत आ जाए, ये क्यों? इसलिए नहीं हल होगा। मैं सेनेट की फाइनेंस कमेटी में हूं, मैं ये देखता हूँ FATF का मसला है। जो पार्टी ऑपोजिशन में है जनाब, वो उसको बनाती है कि जी आप बिक गए, आप मगरिब के आगे घुटने टेक दिए। भाई अपना घर ऑर्डर में करने की जरूरत है। अब वी आर ऑलरेडी लेट, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है, टेरर फाइनेंसिंग की चीजों को रोकने की जरूरत है, ताकि दुनिया हम पर कदम की जानिब नहीं जाए। दुनिया के साथ तिजारत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बॉर्डर्स की टेंशन कम करने की जरूरत है। जो मुख्तलिफ ममालिक हमारे यहाँ अगर एजेंसीज कर रही हैं और एक टिट फॉर टैट का रुझान है, इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। हैविंग सेड दैट, ये सब एक जमात नहीं कर सकती, और खासकर जो इमरान खान साहब तुंदो तेज बातें करते हैं, या उनके जवाब में जो दीगर तुंदो तेज बातें करते हैं। मिसाल के तौर पर आज PTI की हुकूमत इमरान खान साहब इतना अगर उनको तुंदो तेज बातें करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, नामों से नवाजते हैं, तो अपोजिशन ताउन नहीं करेगी। कल को अपोजिशन की गवर्नमेंट आ गई और वो यही इल्जामात और इसी तरीके के अलकाबा से नवाजेगी, तो अगर इमरान खान साहब अपोजिशन में वो नहीं करेंगे, आम आदमी क्या करेगा? उसके पास 2 ही रास्ते हैं ना, वोट देगा या नहीं देगा। वोट देने या ना देने की सूरत में बहरहाल एक हुकूमत तो आएगी अगर इंतखाबात होते हैं, या तो फिर मार्शल लॉ आएगा। मार्शल लॉ अगर आएगा आपके यहाँ तो आप और मुश्किल में चले जाएंगे। सो वी आर इन द मिडल एंड सेंटर ऑफ अ ह्यूमंगस क्राइसिस राइट नाउ। सर आई एम वेरी सॉरी सब्जवारी साहब, कैन यू अलाउ मी, अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं एक माजरत के साथ एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि ऑपोजिशन जिम्मेदार है। जो भी आज तक हुआ है, जो भी बिल्स मंजूर हुए हैं, जो कीमतें ऊपर गई हैं, जो फॉरेन पॉलिसी में गलतियां हुई हैं, जो हमने मईशत को डुबोया है, जो हमने शुगर कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, लेटर एंड स्पिरिट में नहीं अमल करवाया, तमाम तर चीज़ों में आप तो बराबर के हिस्सेदार हैं सर। आपने तो अपना वोट दिया, 7 वोट हैं आपके, कोई बिल आप रोक सकते थे, आपने तो नहीं रोका। आप महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर सकते थे, आप तो हुकूमत के साथ रहे। आज आपको अचानक से जो अवाम का दर्द आपके दिल में जाग रहा है, पहले भी वक्तन बवक्तन जागता है, लेकिन इतना नहीं जागा कि आप हुकूमत से अलहदा हो जाएं। आज भी नहीं जाग रहा कि हुकूमत से अलहदा हो जाएं। क्राइसिस की आप बात करें जो अक्यूमुलेट हो गया है, तो अक्यूमुलेट करने में आपका भी तो कितना अमल दखल है सर? इसको उर्दू में कहते हैं सना हिस्सा बकदर जुस्सा, कि जितना मेरा 7 वोटों का हिस्सा है ना, उतना ही। पहली बात तो। दूसरी बात ये कि कौन सा ऐसा बिल है कि जिसके मंजूर होने से महंगाई का तूफान आया? महंगाई का तूफान तो आपकी जो मैनेजमेंट और गवर्नेंस की चीजें हैं, जिसमें मैं तो नाम ले रहा हूं वफाकी हुकूमत से लेकर सूबाई हुकूमत जो मौजूदा है और जो पिछली वाली भी, जिनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रही है। आप बहरहाल, और हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है वो दुरुस्त नहीं है। MQM तो वाइट जमात है कि जिसने कौमी असेंबली में ये बाकायदा लिख कर दिया कि 25% आपके मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार आती है ज़रूरी आमदनी से, आपने उस पर टैक्स नहीं लगाया। 1% भी नेशनल टैक्स पूल में नहीं है। मेरे अलावा तो किसी जमात ने इसकी हिमायत नहीं की है। अभी भी जो मिनी बजट जिसको कहा गया है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेसिव किस्म की डिमांड थी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग गवर्नमेंट्स आला, सेनेट की फाइनेंस कमेटी में हमने दी। हमारे कहने के ऊपर कई चीजें कौमी असेंबली में उन्होंने
मंजूर कर ली, लैपटॉप से लेकर अद्वियात की चीजों से लेकर बच्चों के दूध की एक सर्टेन लिमिट से लेकर। तो कहने का मकसद ये है, मैं वो इल्जाम लेने के ऊपर तैयार हूं और मुझे लेना भी चाहिए, और जितना मेरा हिस्सा है। लेकिन जो बड़ी जमातें हैं, आप चाहे ब्लेम गेम में आप कह दीजिए एमकेएम भी शरीक है, अच्छा जी कह दीजिए, फिर क्या होगा, मसला हल हो जाएगा। मसला तो उसी तौर पे तो मसला तो आपका हुकूमत में रहने से भी हल नहीं होगा, मसला आपका ऑपोजिशन का साथ देने से भी हल नहीं होगा, तो मसले ने तो हल ही नहीं होना। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाए या सियासत से खैर बात कह दें या फिर और कुछ कर लें। मतलब आप तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपका हिस्सा ही इतना है। अगर आपका हिस्सा ही इतना है, इसकी बुनियाद पर तो आप आवाम के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप 7 वोटों के तहत कोई चीज रोकने में मददगार नहीं साबित हो सकते तो आवाम की किस्मत खाक बदलेंगे फैसल सब्ज़वारी साहब? 7 वोटों की बुनियाद के ऊपर मैं जहां से मुंतखब हूं ना सना, मतलब ये आपके लिए शायद बड़ा आसान है, आज एक चैनल छोड़ दें, 2 साल का ब्रेक ले लें और सब कुछ कर लें, लेकिन वो लोग क्या करेंगे जिनकी रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं होगी। सर मैं चैनल छोड़ती हूँ, अपनी पॉलिसी लाइन नहीं तब्दील करती सर। मैं सर नहीं, आपने इल्जाम लगाया तो सुन ले, मैंने चैनल छोड़ा है, अपनी पॉलिसी और अपनी आइडियोलॉजी को तभी तब्दील नहीं किया सर। भाई आप ये अफोर्ड कर सकती हैं, ये भी बड़ी बहस है ना, इस पे हम कभी कर सकते हैं। अच्छा मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते। बहुत कीनली वॉच करता चला आया हूँ कि कहाँ लाइन तब्दील होती है, कहाँ नहीं होती, आपका राइट है। मेरा क्या है कि मैं लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अच्छा क्या उनके लिए जहां से 7 वोट हैं, जो आपने कहा ना जनाब 7 वोट हैं, उनका सबसे बड़े मसाइल क्या रहे? महंगाई है उनकी, रोजगार तो है, लेकिन उनके लिए क्या बेसिक चीजें मैं कर सकता हूँ सिस्टम में रह के? उनका मसला ये रहा कि जनाब निस्फ आबादी को तो गिना नहीं गया, सेंसस दुरुस्त नहीं हुई। इन 7 वोटों के होने के बावजूद नई सेंसस पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 5 वर्षों के अंदर शुरू करवा दी। 7 वोट थे सिर्फ, लेकिन उसके बावजूद आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद के लिए आर्टिकल 140 के बल्दियाती निजाम। क्यों? क्योंकि सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर है उस बल्दियाती निजाम में, खासकर एक ऐसे सूबे में कि जहां अर्बन की और रूरल की डिवाइड है और अपने प्रोविंशियल कैपिटल को प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है सर्व नहीं कर पा रही होती। वो मुकदमा उनके साथ जीत के गया। 7 वोटों के बावजूद होने के बलबूते पर भी कराची के लिए ये पूछना चाहिए, जिनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज रही हैं, जो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि वजीर आजम और वज़ीर आला के अलावा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, जो हमारी आईनी तरीका है, आईनी निजाम है उसमें। अच्छा, उसके बावजूद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अच्छा सब्ज़वारी साहब, मुझे इसी कॉन्टेक्स्ट में जो आपने एग्जांपल दिया मेरे हवाले से कि मैं चैनल छोड़ सकती हूँ, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, आपके लिए क्या है हुकूमत को छोड़ना? चैनल तब्दील करना या आइडियोलॉजी तब्दील करना? नहीं, हुकूमत को छोड़ना तो कोई बहुत बड़ी चीज ही नहीं है। दिसंबर 2019 में हम काबीना से निकल गए। किस बुनियाद पे निकले कि हमसे आपने मुआहदा किया, मरदमशुमारी उस पर नुक्ता अव्वल था, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कराची हैदराबाद शहरी सिंध के लिए तरक्याती पैकेजेस थे, उस पर डिलेइंग टैक्टिक्स थी, 140A का मसला था, ये सारी की सारी चीजें थी। वजीर आजम साहब खुद पिटिशनर बन गए, 3 महीनों में जाके कुछ डेवलपमेंट फंड्स कराची हैदराबाद और दीगर शहरों के लिए सिंध के रिलीज कर दिए। सेंसस की चीजों के ऊपर प्रोग्रेस हो गई, तो हम काबीना में वापस आ गए। हम कल भी काबीना से निकल सकते हैं और ट्रेजरी ब्रांचेस छोड़ सकते हैं, इसमें लेकिन अदम एतमाद ला सकते हैं कि नहीं? अदम एतमाद में अपना वोट डाल सकते हैं कि नहीं? सवाल बड़ा सिंपल है। आप जरदारी साहब से मिले हैं, भुट्टो साहब से, बिलावल साहब ने इन लेटर इन स्पिरिट आपके जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप फजल रहमान साहब से मिले हैं, फिर आप दोबारा शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं। अब इन मुलाकातों का कोई तसलसल तो होगा ना सर, कहीं तो खत्म होगा, क्योंकि परवेज इलाही साहब तो कह रहे हैं कि 100% रुझान जो है ऑपोजिशन हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का वो ऑपोजिशन की तरफ है। अब बयान में तब्दीली आप ला दीजिए कि क्या 100% रुझान ऑपोजिशन की तरफ है इत्तेहादी जमातों का बशमूल आपके? देखिए, इस सारी मुलाकातों का एक सूरत तो बहुत बेहतर हुई। बिलावल साहब ने यह फरमाया कि एमकेएम ने जितने मुतालबात रखे हम उन सबसे इत्तेफाक करते हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसलिए खुशी की बात है कि वो मुतालबात क्या है। मुतालबात ये हैं कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 140A के तहत हमने सुप्रीम कोर्ट से हक जीता कि सिंध का बल्दियाती निज़ाम कानून बाइख्तियार बावसाइल होना चाहिए। बिलावल साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं। हमने ये मुतालबा रखा कि जनाब जो शहरी सिंध का 40% कोटा भुट्टो साहब करके गए थे उसको एक्सप्लॉइट किया गया, यहाँ के नौजवानों को तालीमी इदारों में
ठीक है सर वक्त की कमी है। फैसल साहब आपके चार्टर ऑफ डिमांड से हम सब वाकिफ हैं, आप बहुत सारी ओकेजन पे जी। अच्छा चले, देखिए कोई गवर्नरशिप कोई मिनिस्टेरियल पोजीशन लेकिन सर तो फिर आप तो बेहतर पोजीशन में है ना, अगर आप हुकूमत में रहकर ये सब कुछ नहीं मनवा सके, जो कि एक्चुअली आपको एक सूबाई हुकूमत नहीं देना है, जो एक्चुअल मसला ही सिंध का है, गुर्बत और अवाम के मसाइल पे हम बाद में आते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो आपका मैनिफेस्टो है, जो आपका सर्विंग एरिया है वो सिंध है, और वहां पे आपको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो कुछ नहीं दे सकी। तो व्हाई इज द ऑप्शन सो रॉन्ग एंड सो डिफिकल्ट कि हाँ हम यहां चले जाएं या वहां चले जाएं? मुझे समझ नहीं आ रही मुशावरत में इतना टाइम क्यों लग रहा है। या तो आपके वो चार्टर ऑफ डिमांड को ना मान रहे होते तो आई कुड अंडरस्टैंड कि आप पॉज कर रहे हैं, लेकिन व्हाई द पॉज नाउ? दो बातें जी सना आप वजह फरमा रही हैं। दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ज़बानी तौर के ऊपर माना है, उसमें सब्सटेंशियल काम है, जहां लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है। अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है तो यकीनन हमें अंदाजा होगा कि ये संजीदगी ज़बानी से आगे बढ़कर अमली हो गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पोस्ट अगस्त 22 2016 एमपीएम पाकिस्तान हम अपनी पूरी सेंट्रल कमेटी को और अपने वर्कर्स को जवाब दें। हमारे यहाँ कोई फर्द वाइज फैसला नहीं करता, सबकी चीजें हमने सुन ली। लाहौर और इस्लामाबाद में एक मैराथोनियल सेशन रहे मीटिंग्स के, अब हम सब कराची हमारी लीडरशिप पहुंच रही है, राब्ता कमेटी का सेशन करेंगे, हम अपने वर्कर्स करेंगे। जब तक ये भी देखते हैं कि जनाब जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू हुई है वो अमली तौर के ऊपर कहां पर जा रही है, जो पीटीआई ने हमसे बातें की हैं। तो गारंटर कौन है? शहबाज शरीफ साहब हैं या फजलुर रहमान साहब हैं या दोनों ही हैं? मेरे ख्याल में शहबाज साहब और फजलुर रहमान साहब दोनों देवर वेरी काइंड कि उन्होंने कहा कि हम भी पीपल्स पार्टी से ये बात कहेंगे कि शहरी सिंध के लोगों को एमकेएम के जो मुतालबात हैं वो शहरी सिंध के लोगों के मुतालबात हैं, सिर्फ मुहाजिरों के या एमकेएम के कारकुनान के नहीं है, जो भी कराची हैदराबाद में। चलें, आपकी डिसीजन कब तक मुतवक्किल है फैसल साहब? मेरे ख्याल में कुछ तो हम वक्त लेंगे अभी। आप सर और मतलब कितना मजीद कितना वक्त लेंगे? सर आप देखें राब्ता कमेटी का इजलास कर रहे हैं हम, मेरे ख्याल में सर एस्टिमेट दे दें, कोई एस्टिमेटेड टाइम। ये तहरीक अदम एतमाद से पहले, तहरीक अदम एतमाद से पहले। ओके सर, दैट्स सेइंग अ लॉट। अच्छा एक लास्ट सवाल के, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी जो हमें देख रहे हैं उनकी क्लैरिटी के लिए पूछना चाहती हूँ कि 3.5 साल बाद इमरान खान साहब आए आप लोगों से मिलने, आपके दफ्तर आए, एम आई करेक्ट? जी ऐसे ही। ओके, 3.5 साल बाद वो आए, आप लोगों ने चाय पी, अदम एतमाद पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन उसी गुफ्तगू के दौरान आपके हैदराबाद ऑफिस खुल जाता है, एम आई करेक्ट? उससे पहले खुल चुका। हाँ, उससे पहले खुल जाता, लेकिन उसी दिन वो चाबियां सफाइयां वगैरह, हाँ उसी दिन आप खुलता है ना। तो मुझे बता दें कि ये ऑफिस खोलने के लिए खान साहब को 3.5 साल का अरसा दरकार रहा, आगे ऑफिस खोलने के लिए भी ऐसे ही आपको तरसाया जाएगा या? इमरान खान साहब ने बंद नहीं किया, ना ही नवाज शरीफ साहब ने बंद, जिन्होंने बंद किए उनसे मैं वही तो कह रही हूँ, उसका चार्टर ऑफ डिमांड में वो कहाँ है? दफ्तर खुलवाने और वापस चाबियां मिलने की जो शर्त है वो पीटीआई के साथ मुआहदे का नुक्ता नंबर 4 अगर आप उठा लीजिए। अभी चार्टर ऑफ डिमांड जो अपोजिशन को है उसमें 9-0 खुलने की बात है। देखिए 9-0 तो अल्ताफ हुसैन साहब की रिहायश का है, लेकिन पार्टी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारा मुतालबा रहा है। कोई 28 चार्टर ऑफ डिमांड में है, चार्टर ऑफ डिमांड में है दफ्तर खोलना। जिन्होंने दफातर बंद किए उनसे हम बारहा ये कहते रहे और अभी कहते रहेंगे, उन्हीं को कह रहे हैं फैसल ज़रदारी साहब, और उन्हीं के थ्रू तो नहीं कहलवा रहे, ऑपोजिशन के थ्रू तो नहीं कहलवा रहे। चार्टर ऑफ डिमांड में ऊपर है, क्या फरमा रही हैं? मैंने कहा ऑपोजिशन के थ्रू उन्हीं को कहलवा रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये सरसरी सी बात होती है कि जनाब आप भी देखें। चलें सर, न्यूट्रलिटी में यकीन रखते हैं। साहिबा के सामने कर चुका हूँ, एमकेएम के 170 कारकुनान लापता थे जब हम इस हुकूमत में गए हैं, आज कोई 100 के लगभग हैं। ये 170 जो है ना इसी मुल्क के बच्चे हैं। पाकिस्तान का कोई नेशनल लेवल लीडर, ना बिलावल साहब, ना मरियम साहिबा, ना इमरान खान साहब, कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? मेरी चॉइसेस इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं सना, मतलब थोड़े को So there's hope in an alliance with the opposition. Am I correct to say that there's hope in the alliance with the opposition कि आपके कुछ मुतालबात पूरे हो सकेंगे? Yes or no? हम दोनों तरफ से ही उम्मीद रखे हुए थे और सर आपकी गुफ्तगू से एक ही तरफ उम्मीद लग रही है, दूसरी तरफ से तो ना उम्मीद झलक रही है। ठीक है, दैट्स माय परसेप्शन। थैंक यू सो मच फैसल ज़रदारी साहब फॉर जॉइनिंग अस। आपने अपना बात कहलवा दिया ना बिलावल साहब से, इतना तो कहलवा। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आई नो कि इनकन्वीनियंट होता है प्रोग्राम में जाना और फिर जाहिर है सवालों के जवाब भी देना, तो आई अप्रिशिएट इट। यहाँ पर लेंगे वक्फा, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही साहब के यू टर्न कहिए या वजाहत कहिए या समरसॉल्ट कहिए। कामिल अली आगा साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस वक्फे के बाद।
जी, वेलकम बैक टू गूंज। एक इत्तेहादी ने तो हमें कह दिया है कि मुशावरत जारी रहेगी और फैसला हो जाएगा, और कब होगा एस्टिमेटेड अराइवल टाइम ऑफ द फैसला इज बिफोर अदम एतमाद। यही बात शायद काफ लीग भी कहेगी। कामिल अली आगा साहब, इस पे तो हम बाद में आते हैं कि आपकी मुशावरत का जो अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है। पहले तो ये बताएं कि कल परवेज़ इलाही साहब ने कहा सोचो तोलो बोलो, क्या परवेज़ इलाही साहब ने जो कल बोला था वो सोच के तोल के बोला था या मतलब क्या हुआ, कुछ मतलब कम तोला गया, ज़्यादा तोला गया, कि आज उनको एक वजाहती बयान सा देना पड़ गया? नहीं, ये वो मेरे ख्याल में वजाहती बयान तो नहीं था, उसको आप वजाहती बयान नहीं कह सकते। ठीक है, वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो जो कल वाला इंटरव्यू था वो कुछ चैनल जो हैं वो उसको ट्विस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसको आज दोबारा अपने बयान को जो है वाजे किया। ओके। और उसके बाद फिर उन्होंने आज एक इंटरव्यू भी दिया, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि मैं जो बयान मेरा कल का था मैं उसके ऊपर कायम हूँ। और देखें कुछ ये जो अच्छा सॉरी कामिल अली आगा साहब, वेरी क्विकली अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम थोड़ा नए तरीके से इसको करते हैं। आप मुझे बताएं, खान साहब ने सबके साथ हाथ किया, इस स्टेटमेंट पर वो आज भी कायम है? वो उन्होंने जो कल कहा था उसके ऊपर कायम है। अच्छा, हमने निभाई वफादारी, उन्होंने दी धमकियां। वहां पे फुल स्टॉप लगाया था कि नहीं लगाया था? वहां पे नहीं सर, हमने निभाई वफादारियां, उन्होंने मोनिस के लिए नैब के केस बनाए, हाँ कि ना सर? नैब कह रही है नहीं बनाए। नहीं, नैब ने तो वाजे कर दिया ना जी कि अपना ये जो मोनिस इलाही है वो बेगुनाह है, उसने तो वजाहत दे दी, आज भी उन्होंने वजाहत दे दी है। तो परवेज इलाही साहब के इनोसेंट बेटे के साथ कोई क्यों इस तरह की बात कर रहा था, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी या खान साहब कर रहे थे? क्योंकि परवेज इलाही साहब ने जिम्मेदारी से कल कहा है कि हमें मोनिस को धमकियां देते थे अरेस्ट की, तो जब उन पर केस ही नहीं बनता, वो इनोसेंट है, तो धमकी किस वजह से थी? आप तो कह रही है कोई केस ही नहीं है, तो फिर धमकियां कहां से आ रही थी? अब ये बात जो है वो तो मैं नहीं बता सकता ना, ये तो वही बता सकता है जिसने इस किस्म की हरकत की, वो बता सकता है। वो या तो वो आगा साहब ये फिर तय हो गया कि नैब को इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई नफी नहीं करता, अगर कोई नफी नहीं करता तो ये तस्लीम कर रहा है। तो मतलब नैब सवाल तो हर जगह किया जा सकता है, किससे नहीं किया जा सकता? नहीं आगा साहब, मैं से भी अगर इस मुल्क के जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी लोग सवाल करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी सवाल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी करते हैं, तो ये जो नैप है उसके चेयरमैन से भी लोग करते हैं, बार बार करते हैं, कोई नई बात तो नहीं होगी। अच्छा ठीक है, आगा साहब मुझे ये बता दें कि परवेज इलाही साहब ने क्योंकि ये कहा था और आज भी इस बात पर कायम है कि ऑपोजिशन के पास मतलूबा तादाद से ज्यादा वोट मौजूद हैं, अब इसके बावजूद कि आप लोग उनके लिए वोट के हवाले से मायने नहीं रखते, वो अदम एतमाद का वोट ला के कामयाब भी बना सकते हैं, आप उनका साथ दें या ना दें ऑपोजिशन का, हुकूमत के लिए आप बिल्कुल भी कहीं से भी आप टस से मस ना हुए तो हुकूमत के ऊपर मुश्किलात आ सकती हैं। एम आई करेक्ट टू से दैट एटलीस्ट? नहीं, मैं नहीं ये समझता। देखें, ये जो अपना आइनी हैसियत होती है, जो इंडिपेंडेंट पार्टीज़ होती हैं, उनके वोटों की हैसियत अलग से होती है, हमेशा अलग से होती है। और कल को खुदा ना खास्ता कोई वोट चैलेंज हो जाते हैं, पीटीआई के वोट अगर अपोजिशन को मिलते हैं और वो चैलेंज हो जाते हैं, और फिर वो कोर्ट के अंदर ही डिसीजन जो है पूरा जो एक तरीक़ाकार अडॉप्ट किया होता है वही चैलेंज हो जाता है। जैसे कि सेनेट के चेयरमैन वाला मामला है, वो सारे का सारा चैलेंज हुआ है कि नहीं हुआ? इसलिए जो इंडिपेंडेंट पार्टीज़ होती हैं उनके वोट की हैसियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और उनकी सेंसिटिविटी मुख्तलिफ होती है। नहीं तो अगर वो इंडिपेंडेंट पार्टीज अगर वो इंडिपेंडेंट पार्टी, अच्छा वो अगर किसी भी अहम बिल के लिए, किसी भी अहम वोटिंग के लिए वो जायद वोट जो है उनको लेने की कोशिश की जाती है, हमेशा की जाती है, हर बिल के ऊपर की जाती है। पार्लियामेंट का ये तरीक़ाकार है कि जब मेरा बिल होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि दूसरी पार्टियां भी मेरे बिल के साथ चलें,
तो ये तरीकाकार ये सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा आगा साहब ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों से बातें हो रही हैं कि वो धरना दिया जाएगा, वहाँ पर लोग बैठेंगे, आज उनको खच्चर गधे भी कह रहे हैं, अब ये पता नहीं MNS को कह रहे हैं जो इत्तेहादी तब्दील हो जाएंगे और अपोजिशन का साथ देंगे उनको कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, लेकिन एक तज़ीक आमेज़ लहजा तो ज़रूर अपनाया गया है। इत्तेहादी जो अब तक डिसाइड नहीं कर पाए और उनके लिए भी जिनके ऊपर शक है कि वो शायद वोट अपना तब्दील कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, सर आपको लगता है हम एनआरकी की तरफ जा सकते हैं और क्या इसको हवा देने वाली हुकूमत है या ऑपोजिशन? सना, मैं पिछले 3 दिन से जब से इन्होंने फैसला किया है मैं बबांगे दोहल हर चैनल के ऊपर कह चुका हूँ कि ये फैसला बिल्कुल गलत है और हुकूमत का सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ होता है कि वो अवाम को मुल्क के अंदर अमन व अमान जो है उसकी गारंटी करे और उसकी ज़ामन बने और हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़, जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हुकूमत के ज़िम्मे होता है। हुकूमत ऐसे फ़ैसले नहीं करती कि जिसकी वजह से मुल्क के अंदर इंतशार को इनिशिएटिव मिले, उसको जो है एक रवैया एक मुल्क के अंदर चल पड़े कि लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। और ख़ास तौर पे जब फैसला पार्लियामेंट के अंदर होना है तो पार्लियामेंट के फैसले जो है वो उनको सड़कों के ऊपर नहीं किया जा सकता। 172 जिसके पास वोट होंगे वही उस मुकाबले को जीतेगा। बार 10 लाख की बजाय 50 लाख लोग भी इकट्ठे किए जाए तो वो अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी की जामन नहीं हो सकी। ठीक है आगा साहब, सॉरी आगा साहब मुझे जरा जल्दी से आगे बढ़ने दीजिए, आपका पॉइंट करोगे जी। देखिए एक बात मजीद, देखिए हुकूमत ने ये फैसला किया तो उसके मुकाबले में अपोजिशन ने भी फैसला कर लिया, तो ये 2 फैसले जो हैं इनका नतीजा जो है मुल्क के अंदर इंतशार का भी हो सकता है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक बदअमनी का भी हो सकता है। जी सर बिल्कुल ठीक। अच्छा सर ये बता दीजिएगा कि वो जो बात हो रही है कि इस वक्त जहांगीर खान तरीन ग्रुप से मुलाकात मुतवक्के है काफ लीग की कल। चले ये तो समझ आती है कि फजल रहमान साहब से क्यों मिला गया, ये भी समझ आती है शहबाज शरीफ साहब से क्यों मिला गया, ये भी समझ आती है कि हुकूमत से क्यों मिला गया, ये भी समझ आती है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से क्यों मुलाकात हुई। अब जहांगीर खान तरीन ग्रुप से भी मुलाकात करनी है क्योंकि सियासी लोग मुलाकातें करते हैं, तो ये मुलाकात कोई मानी खेज हो सकती है, कुछ डिसीजन में फर्क ला सकती है, और ऐसा क्या है जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप आपको दे सकता है जो आपको ऑलरेडी हुकूमत से मना नहीं हुआ और जो ऑपोजिशन मानी नहीं है? लेकिन जहांगीर ग्रुप जो है उसकी मुलाकातें तो कई हो चुकी हैं हमारे साथ। हाँ मगर तो कल वाली मुलाकात में अब दोबारा क्या बात करनी है जो रह गई? ओन चौधरी साहब का आज भी सुबह राब्ता हुआ था चौधरी साहब के साथ। जी वो तो अली तरीन का भी होने से हुआ था, लेकिन पुराने देरीना ताल्लुकात भी हैं सर, देरीना ताल्लुकात के वास्ते तो नहीं बन रहे ना ये नहीं, क्यों नहीं, ताल्लुकात का बड़ा अहम जुज़ होता है, बड़े नहीं सर, लेकिन इस वक्त अहम और भी बड़ी चीजें, रिश्ते बनते मुश्किल से हैं और निभाने भी मुश्किल होते हैं और निभाना ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा सर, माइनस बुजदार वाला फॉर्मूला है जहांगीर खान तरीन ग्रुप का जो अब तक हमें इतलात मौसूल हो रही हैं, आई कुड बी रॉन्ग, आप क्या फरमाते हैं? आपको क्या लगता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको इस पर आमादा कर सकते हैं या वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आमादा कर सकते हैं कि माइनस बुजदार फॉर्मूला अपनाया जाए? और वजारत आला जब ऑलरेडी परवेज़ इलाही साहब को मिल रही है तो क्यों वो इस तरह की ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं? देखें, ये मुज़ाकरात जो है ना जी, ये बड़ा अहम जुज़ है सियासत का। सियासत मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन ही नहीं है, रवाबत के बगैर मुमकिन नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जितनी डिटेल्ड डिस्कशन होती है उतने अच्छे फैसले होते हैं। सर लेकिन राब्तों को भाई रुकना भी पड़ता है ताकि फैसले हो सकें। तवज्जो के साथ होती है उतने अच्छे फैसले होते हैं। नहीं, राब्ते जब रुकेंगे सर, राब्ते रुकेंगे तो फैसले भी होंगे ना, तो राब्ते कम करो तो फैसला करो। नहीं, राब्ते जो है देखे, ये नहीं, ये बात ऐसे नहीं होती। अच्छा। बात ये है कि जो आपके ऊपर एतमाद कर रहा है उसके मसाइल भी तो देखने हैं ना जी, उनके मसाइल भी तो इंश्योर करने हैं, उसकी भी तो कोई गारंटी उनको देनी है या दिलवानी है ताकि वो अपने दिली जज्बे के साथ वो वोट दे सके या कुछ कर सके। ये बातें चलती रहेंगी। अभी दिन काफ़ी हैं, अभी थोड़े दिन नहीं हैं
बहुत सारे सर ये आपने सस्पेंस फिल्म बनानी है, मतलब इसको आपने सस्पेंस देना है, ड्रामा ट्विस्ट देना है आपने। नहीं ये सस्पेंस थ्रिलर बना रहे हैं आप हमारी पाकिस्तानी सियासत को। जब फैसला हमने अपनी जमात का करना है और कुछ लोग जो हैं हमारे फैसले की तरफ देख रहे हैं, हम आपस में अपनी जमात का के अंदर भी मशावरत कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, और ज़ाहिर है जो लोग हमारे ऊपर एतमाद करते हैं और जो कहते हैं, जो पार्टियां हमें ये कहती हैं कि हम सब मिल के मशावरत के साथ फैसला करेंगे, उन पार्टियों के मसाइल को भी देखना और उनकी जिम्मेदारी भी ज़ाहिर है सीनियर लीडरशिप के ऊपर होती है। और चौधरी साहबान आपको पता है कि जिसके साथ दोस्ती करते हैं उसके साथ वफा भी करते हैं सर, और यही तो मसला है कि वो दुश्मनी किसी के साथ नहीं करते, दोस्तियां सबके साथ रखते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका कामिल अली आगा साहब, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोई डिसीजन जरूर आएगा। लेकिन जिस तरह कामिल अली आगा साहब ने कहा, सस्पेंस जारी रहेगा, फ्लर बन रही है, और अदम एतमाद में किस किस का एतमाद कम होगा, किस किस का बढ़ेगा, बात करेंगी जी वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक। शायद हमारे इत्तेहादी समझ रहे थे कि जो हुकूमत के इत्तेहादी है वो समझ रहे थे कि हमारे पास शायद उतना ही टाइम है जो अदम एतमाद के लिए, इसलिए हमारा वक्त बहुत ले लिया। हमारे पास अब वक्त कम है, लेकिन हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। निहाल हाशमी साहब हैं नून लीग से, अब्दुल समद याकूब साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सर मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मैं आई एम सो सॉरी कि आपको जहमत भी हुई, लेकिन निहाल हाशमी साहब, कौमी हुकूमत, कौमी क्राइसिस, और अब सब लग के जो है हिम्मत करें ताकि मुल्क चल पड़े, क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, पेशावर से मदद नहीं आ रही, लोग बयान देते हैं, तरदीद करते हैं, मुलाकातों पे मुलाकातें होती हैं, हो क्या रहा है सर? देखिए, जो बात जिस पैराहे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिस पैराहे में शहबाज साहब ने कहा, आज वाक़तन इमरान खान साहब ने इस कौम को तकसीम दर तकसीम कर दिया। वो जत्थों की शक्ल दे दी है, उन्होंने लड़ाई की शक्ल दे दी है। हमें एक कौम बनना है। देखिए, हमारा मुकाबला आपस में करते रहें, मगर हमारा मुकाबला जहालत से है, गुर्बत से है, इकॉनमी से है, पूरी दुनिया के जो इनोवेशन है उससे है, तिजारत से है। तो हमें, जब हम दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं, ख़ित्ते से मुकाबला कर सकते हैं, जहालत से मुकाबला कर सकते हैं, जब हम एक कौम हो, हम कौमी अंदाज में सोचें जिसे तकसीम कर दिया गया। तो इस पैराहे में अगर शहबाज साहब ने बात की तो बिल्कुल ठीक की है। आज से 4 साल पहले हम एक कौम के तौर पे सोच रहे थे, कौमी हुकूमत थी आपके पास, ऐसी हुकूमत थी जो किसी को गाली नहीं देती थी, ऐसी हुकूमत थी जो लोगों को रोज़गार देती थी, CPEC का मंसूबा लेके आती थी, नए रोड सर गाली नहीं देती थी, लेकिन आवाम को लूट लेती थी ना, इसीलिए तो आप लोगों को निकाला था। तो फिर वापस क्यों आ रहे हैं? 30 रुपये नवाज शरीफ के दौर में 30 रुपये का आटा था, पेट्रोल 60 रुपये का था। आज जब आटा लोगों के मुंह से निवाले छीन लिए गए तो कौम सोच रही है कि हमारा एक ही नारा है, वो नारा है हमारे निवाले वापस करो, हमारे लिए महंगाई का खात्मा करो, हमें रोजगार। तो वही क्यों वापस कर रहे हैं जिन्होंने छीने थे? हाशमी साहब, निवाले तो आप लोगों ने छीने थे, इसलिए तो आप लोगों को बाहर किया था। वो स्टेटस को था, वो 30 साल से इक़्तिदार में खुशहाल थे। हमारे दौर में लोग खुशहाल थे, डॉलर सस्ता तो था, आप कह रहे हैं ना, उस वक्त तो ये नहीं हुआ था। चीनी 50 का था। पिछली इलेक्शन से पहले तो एक नैरेटिव था ना सर। और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट था, CPEC जैसा मंसूबा था, रोजगार के बेशुमार मौके थे, स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बुलंद तरीन स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पे जा रहा था, वो मेजर स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बन रहा था। डार साहब के वजह से पाकिस्तान G20 में तो 2030 सब कुछ अच्छा था, तो फिर मुझे निकाला क्यों? ओके, आते हैं सर, 1 मिनट, आते हैं आपके पास वापस। ये तो आपको पता है कि अकामा में निकाला, पनामा में नहीं करना चाहिए था ना। फिर ऐसे आप लोगों को नहीं करना चाहिए था। अगर मुल्क का खुशहाली थी तो आप लोग अकामा करके आपने जरूर ये करना था। आप पूछे, उन सब से पूछे कि नवाज शरीफ के नाम पे ना कोई पैमाना पे कंपनी थी, ना नवाज शरीफ के नाम ये बात हो चुकी है। अच्छा सॉरी मुझे वापस आगे बढ़ना कोई करप्शन, कोई किकबैक नहीं है, फिर भी अकामा निकाल दिया उन्होंने। सर आज तक करप्शन की बाज गश्त सुनाई देती है, हर तकरीर में सुनाई देती है, चोर लुटेरे डाकू। की करप्शन नहीं है सना, एक पाई हर जजमेंट में है कि नवाज शरीफ साहब ने चूंकि अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चूंकि उनके पास अकामा था, इसलिए हम नाहल करते हैं। इस पे बाद में आएंगे सर, इस पे ऑफ टॉपिक हो जाएंगे। ओके,
जो ब्लैक डिक्शनरी से लाई गई थी। ठीक है। अच्छा याकूब साहब, सॉरी, मैं सिर्फ आपका चाहूंगी क्योंकि आप एक, जाहिर है कि आप समझदार गुफ्तगू करते हैं, मैं उम्मीद यही करूंगी कि ये जो खच्चर गधे कह देना अपने MNAs को या किसी भी MNA को या अपने सियासी शख्सियात को, आपको लगता है सर ये तज़हीक का एक नया लेवल आ गया है विद तहरीक अदम एतमाद, और ये अब ये इस तरह की बातें करना कि जो सच के साथ है, जो सच्चा मुसलमान है वो आ जाए डी चौक, आप अग्री करेंगे इस नैरेटिव से सर? देखिए, जब हम हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, या जब अगर निहाल हाशमी को मैं बताता चलूं कि कराची के एक हमारे MNA को 50-50 करोड़ रुपए की नून लीग की तरफ से अगर ऑफर होगी, और अगर कोई MNA बिक जाता है, मैं उन MNAs की बात, मेंबरान की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बिक जाता है तो क्या आप उसको क्या कहें, बकरी कह ले, घोड़ा कह ले, क्या कहेंगे आप उसको? मतलब जो ट्रेड हो जाता है, उनको जो अवामी मैंडेट को बेच देता है, वहां पे तो फिर यही अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल होंगे। भाई किसने 50 बिकाऊ माल कह दें, बिकाऊ माल कह दें, क्या कहे, मतलब अब निहाल हाशमी साहब मुझे जरा बोले। निहाल हाशमी साहब उन्होंने नहीं बोला, मेरे पास वक्त कम है, सॉरी मुझे बड़ा पॉइंटेड सवाल करना है सर। याकूब साहब आई एम सो सॉरी। ठीक है, आप कह रहे हैं उनका कोई नाम होना चाहिए, चलें वो हम नाम पे बाद में आ जाते हैं। ये बता दीजिए मतलूबा नंबर से ज्यादा है, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं ऑपोजिशन के पास अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहादी साथ दे या ना दे, लेकिन आपके लिए इत्तेहादियों का इत्तेहाद रहना जरूरी है क्या सर? कहां तक पहुंचे मामलात इनको मनाने के? देखिए, वो परवेज इलाही साहब के तो इंटरव्यू से इस तरह से लगता था कि वो अपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो उनकी वो जाके कर रहे हैं। और परवेज इलाही साहब को अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप इत्तेहाद बनाते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ बुरे बच्चे होते हैं, कुछ उजरती वो भी होते हैं आपके इत्तेहादी, जिनको बाद में उनको ये समझ आएगी कि हमें इसी तनख्वाह पे काम करना है, हमें कोई नई इनका मसला सिर्फ और सिर्फ वो जो इनकी वजारतें और इंसेंटिव्स और वजारत आला, इनके अलावा अगर इनको कोई मसला है तो पहले छोड़ दें हुकूमत। ये तरीके अदम एतमाद का इंतजार क्यों कर रहे हैं कि जी उन्होंने जाके 3.5 साल बाद डिसीजन लेना है? अगर उनको 2 साल से कोई गिला है तो हम तो उनको नहीं रोक रहे कि वो चले जाए। फिर अगर वो इस तरह से नजरियाती इख्तिलाफ की बात करते हैं सर, अगर ऑपोजिशन के लिए बोल रहे थे तो मुझे तो लग रहा है आज आपकी वो इत्तेहादी नहीं है, आपकी जो गुफ्तगू का लहजा है वो भी आपको नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा आप मूड में उनको इत्तेहादी बनाने के। अगर उन्होंने 15 बार एक इंटरव्यू में मेरे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद की है, 15 बार वो ताबड़तोड़ हमले किए, तो मैं PTI का सेंटिमेंट ही वो करूंगा ना। मैं कोई ऑफिशियल पॉलिसी आपको आगे गवर्नमेंट की तो नहीं दूंगा। मेरे भी सेंटिमेंट्स है, मेरे भी जज्बात है, क्योंकि मेरे कायद के ऊपर कोई बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा उसको। ठीक है, तो यानी कि अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो ही आखिरी बात है ना, मैं आपको आखिरी बात मैं करता जाऊँ। आपने कहा कि पेशावर से कोई मदद नहीं आनी, पेशावर से आज भी हमें ठंडी हवाएं आती हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, एंजॉय करें ठंडी हवाएं। यहाँ पर तो हमारी तो हवाएं नहीं आ रही सर, कराची में जरा मौसम गर्म हो रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया अब्दुल हाशमी साहब, सॉरी आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सकी। याकूब साहब ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आइंदा भी जहमत दूंगी, लेकिन आज की जहमत के लिए और माजरत, आपको वक्त कम दिया, बहुत शुक्रिया देखने के लिए। कल इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, आपके सामने। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।